Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the methods of estimating population density of animals and plants. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू हम प्लांट और एनिमल्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको मेज़र कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. तो जैसा कि जो भी हमारे पास मेथड्स आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमिन करने के लिए, एक्चुअली वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. अब 3 टाइप्स में कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 3 सैम्पलिंग मेथड. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग मेथड से किस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं. देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है. डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि हम इंडिविजुअल को अपनी सेंसेस से डायरेक्टली देखते हैं. तो जैसे कि मान लो किसी जगह के ऊपर अगर मान लो 10 एनिमल्स हैं, तो आप उन 10 एनिमल्स को ईज़िली क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और साथ में उनको काउंट भी कर सकते हैं. तो विजुअली जो आप ये काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ काउंटिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल या टोटल काउंट या विजुअल काउंट, ये किस में आता है, डायरेक्ट मेथड में आता है. अब जो भी डायरेक्ट मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट का, ये कहाँ पे यूज़ होता है. अगर हम मान लो कोई हमारे पास ऐसा पॉपुलेशन एरिया है या ऐसा स्टडी एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ कैसा हो, स्मॉल हो. मतलब कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है, स्मॉल साइज़ है, और उस जगह पर किसी भी इंडिविजुअल की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है. ठीक हो गया, मतलब इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं आते हैं, उस केस में हम डायरेक्ट मेथड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं. या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो भी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के हैं उनका साइज़ कैसा है, लार्ज है. तो अगर हमारे पास लार्ज साइज़ के इंडिविजुअल्स हैं या फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज़ है या एरिया है वो बहुत छोटा है, तब हम डायरेक्ट मेथड जो है उसको अलाउ कर सकते हैं काउंटिंग के लिए. लेकिन अब डायरेक्ट मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस आती हैं, जैसे कि जो डायरेक्ट मेथड होता है ये लेबर इंटेंसिव होता है. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लो एरिया, ये स्टडी एरिया, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से स्टडी नहीं कर सकते. या मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स ई माइग्रेशन करते हैं या इमिग्रेशन करते हैं, तो ऐसे केस में भी हम डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल की काउंटिंग नहीं कर सकते. तो डायरेक्ट मेथड ऑब्वियसली वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ या एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट मेथड में एक छोटा सा एग्जांपल और मेंशन करूँ, तो जैसे मान लो आप किसी बस में जा रहे हैं. अब अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जितने पैसेंजर्स होते हैं उन पैसेंजर्स को आप काउंट कर सकते हैं कि उसमें 40 कैंडिडेट बैठे हैं कि 50 कैंडिडेट्स बैठे हैं. इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ पॉपुलेशन मेजरमेंट. इसी तरह से बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. अब इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में एक्चुअल में हमने इंडिविजुअल को देखा नहीं होता है. ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने डायरेक्ट जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को देखा नहीं होगा. और इसमें हम कुछ सैम्पलिंग मेथड्स और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, तो या तो हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करेंगे या फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करेंगे, ताकि हम जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको आसानी से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें. जैसे कि मैं आपको एक बात नॉर्मल सा बता दूं यहाँ से, कि जैसे जो कॉमन मेथड होता है दैट इज़ कि कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर वो एनिमल आता है या जाता है, उस ट्रैक को ऑब्ज़र्व करके,
या जो ड्रॉपिंग्स हैं उनको देख करके, या फिर जो नेस्ट बने होंगे उनको देख करके, या फिर जो अदर साइन ऑफ इनहैबिटेशंस हैं उनको देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस जगह पर कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो आते होंगे। सो दैट इज़ व्हाट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपको टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो मेज़र करना है, तो टाइगर के सेंसस को जो भी नेशनल पार्क या जो हमारे टाइगर रिजर्व्स होते हैं वहाँ पर टाइगर सेंसस जो है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइगर की वो कैसे मेज़रमेंट की जाती है, या तो हम उनके पग मार्क्स को देखते हैं या फिर हम उनके फीकल पैलेट्स जो हैं उनको देखकर आइडिया लगाते हैं कि वहाँ पर टाइगर का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो सकता है। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये कि जो भी हम पग मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं या फिर जो फीकल पैलेट जो है उसको देखकर हम आइडिया लगा रहे हैं कि किसी भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स हैं, वो क्या होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है कि ये कुछ एक क्राइटेरिया दिए हुए हैं और इन क्राइटेरिया में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया है नंबर ऑफ फिश कॉट पर कैट ट्रैप, या फिर हमारे पास दिया है कंसिडरिंग द बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या थर्ड ऑप्शन दी है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर बेस्ड ऑन द पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स, और उसके बाद दिया है काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन द बर्ड सेंचुरी। देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन बताई जा रही है एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क एंड फीकल पैलेट, यही हमारे पास कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फ़र्क है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे थर्ड, दैट इज़ इकोलॉजिकल सैम्पलिंग। इकोलॉजिकल सैम्पलिंग अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि इकोलॉजिकल सैम्पलिंग जो है वो एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को हमें किसी भी सिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को कैसे मेजरमेंट देंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कि सैंपल क्या होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सैंपल क्या होता है। सैंपल दरअसल एक छोटा सा पोर्शन या पीस या सेगमेंट हो सकता है, और उस सेगमेंट को देख के आप होल इंडिविजुअल का आइडिया लगा सकते हैं। मतलब कि वो जो पोर्शन है या पीस है या सेगमेंट है वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं, सैंपल। अब क्वेश्चन है कि हम सैंपल क्यों करते हैं। सो इट इज़ यूजुअली इम्पॉसिबल टू मेज़र द होल, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को मेजरमेंट दे पाना टफ होता है, इसलिए हम छोटे से सैंपल जो है उसका यूज़ करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। वन बिग एजम्पशंस क्या हैं इसमें। अजम्पशन सबसे बड़ी ये है कि जो भी मेंबर आप इसमें चूज़ कर रहे हों वो उस होल पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। It is necessary to take enough samples so that an accurate representation is obtained। तो जो भी सैंपल लेना है वो enough अमाउंट में वो सैंपल होना चाहिए ताकि आप उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन को देख सकें। सो थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द bias when sampling। जब भी आप सैम्पलिंग कर रहे हैं यू हैव टू अवॉइड द bias। इसी तरह से कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। सैम्पलिंग मेथड में जैसे कि हमारे पास आते हैं ट्रांसेक्ट्स या क्वाड्रेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रांसेक्ट्स और क्वाड्रेंट्स जैसे प्लांट्स या नॉन मोटाइल एनिमल्स की काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसेक्ट्स या फिर क्वाड्रेंट्स। इसी तरह से जो लिंकन इंडेक्स होता है
जिसमें कैप्चर, रिकैप्चर या मार्क रिकैप्चर टेक्निक आती है, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? फॉर स्मॉल एनिमल्स के लिए। और थर्ड आता है हमारे पास एरियल ऑब्जर्वेशन। तो एरियल ऑब्जर्वेशन परफॉर्म की जाती है एनिमल्स और लार्ज ट्री के लिए। तो ध्यान देना है आपने कि प्लांट्स या नॉन मोटाइल एनिमल्स के लिए ट्रांजेक्ट्स या क्वाड्रेंट्स का यूज़ होगा। मार्क रिकैप्चर टेक्निक या लिंकन इंडेक्स स्मॉल एनिमल्स के लिए होता है, और एरियल ऑब्जर्वेशन लार्ज ट्री या फिर एनिमल्स की काउंटिंग या पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइन ट्रांजेक्ट मेथड। अब लाइन ट्रांजेक्ट मेथड क्या है? अ मेजर्ड लाइन लेड अक्रॉस द एरिया इन अ डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ग्रिड। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मान लो ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन में हम एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हम एक लाइन जो है उसको क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ऑल स्पीशीज टचिंग द लाइन आर रिकॉर्डेड। तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन को कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो जो भी स्पीशीज इस लाइन को टच करेंगी उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे अलोंग द होल लेंथ ऑफ द लाइन। किस पूरी लाइन में कितने इंडिविजुअल जो हैं जो इसको टच करते हुए जा रहे हैं, या फिर एट स्पेसिफिक पॉइंट्स अलोंग दी लाइन, जिससे कि हमें पता चलेगा इट मेजर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी स्पीशीज। इससे हमें प्रेजेंस या एब्सेंस का पता चलता है स्पीशीज का। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास बेल्ट ट्रांजेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्ट लाइन है दैट इज लेड आउट एंड अ क्वाड्रेंट इज प्लेस्ड एट ईच सर्वे इंटरवल। तो यहाँ पर जो भी लाइन होती है, बेल्ट लाइन है, उसमें हम छोटे छोटे इंटरवल पर क्वाड्रेंट्स जो हैं उनको प्लेस कर देते हैं। सैम्पल्स आर आइडेंटिफाइड और अबंडेंस इज एस्टिमेटेड। एनिमल्स की कलेक्शन करते हैं और अगर मान लो प्लांट्स हों तो उनका परसेंट कवरेज जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है इस मेथड में। सो डाटा कलेक्शन शुड बी कंप्लीटेड बाय एन इंडिविजुअल एज एस्टिमेट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो उस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, क्योंकि हर एक पर्सन की जो कैलकुलेशन है वो वेरी कर सकती है। पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो आई होप आपको लाइन ट्रांजेक्ट और बेल्ट ट्रांजेक्ट मेथड में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि लाइन ट्रांजेक्ट मेथड में हम लाइन प्लॉट करते हैं और उस लाइन को जो भी इंडिविजुअल टच करते हैं उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और बेल्ट ट्रांजेक्ट में क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर छोटे छोटे इंटरवल पर जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रेंट्स। जैसे कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्क्वायर शेप के होते हैं, और जो क्वाड्रेंट्स हैं इसका मेन काम क्या होता है, जो भी कवरेज या अबंडेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट दे सकते हैं। अ ग्रिड ऑफ नॉन साइज इज लेट। अब ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनका प्रॉपर साइज जो है वो अलॉट होता है। एंड ऑल दी ऑर्गेनिज्म विद इन ईच स्क्वायर आर काउंटेड। और इस क्वाड्रेंट में जितने भी चाहे फ्लोरा के मेंबर हैं चाहे फौना के मेंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सो क्वाड्रेंट जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल काउंटिंग दोनों के लिए यूज़ होती है, बशर्ते है इसका एक प्रॉपर एरिया जो है वो डिसाइड होता है क्वाड्रेंट्स में। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्क रिकैप्चर टेक्निक, या जिसको हम बोलते हैं लिंकन इंडेक्स बोलते हैं। देखो लिंकन इंडेक्स या कैप्चर मार्क रिकैप्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो कोई लेक है और उस लेक में कुछ बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मान लो इसको विज़िट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे और रैंडमली इन बर्ड्स को पकड़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या आता है, जैसे कि फर्स्ट कैप्चरिंग में जितने भी बर्ड्स आते हैं उनको हम मेज़रमेंट कर देते हैं N1 करके। उसके बाद जितने भी बर्ड्स हमारे पास आए होंगे उनको हम बाकायदा क्या करेंगे, टैग लगा देंगे, और टैग लगाने के बाद दोबारा से हम उस रिवर में छोड़ कर आ जाएंगे। उनको वहाँ पे छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से वहाँ पर जाएंगे और जो सैंपल है उसको कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास सैंपल क्या आएगा 2।
ऑब्वियसली तो N1 सैंपल जो होगा उसमें जितने भी बर्ड्स आपने लिए होंगे सारे के सारे मार्क होंगे, जबकि जो सैंपल 2 आपने लिया होगा उसमें ऑब्वियसली मार्क प्लस अनमार्क दोनों तरह के मेंबर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टेक्निक में किया क्या जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, काउंट करते हैं, टैग करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं, और थोड़े से गैप के बाद दोबारा से एनिमल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और हम उसमें देखते हैं, काउंट करते हैं कि मार्क और अनमार्क उसमें कितने हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया जाता है, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N3। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है, N1 इंटू N2 अपॉन N3। अब N1 क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैच 1 में कितने मार्क बर्ड्स आ रहे हैं। N2 का मतलब होता है कि जो सेकंड सैंपल है उसमें कितने आपके मार्क और प्लस अनमार्क जो है वो आ रहे हैं। और जो N3 होता है, N3 का मतलब होता है टोटल कॉट इन कैच 2 बट मार्क इन कैच 1, मतलब कि इसमें हम सिर्फ जो मार्क्ड इंडिविजुअल होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना, N1 इंटू N2 अपॉन N3। इसी तरह से मेजरमेंट, सैम्पलिंग मेथड, मेजरमेंट के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि डेंसिटी, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, बायोमास और डाइवर्सिटी, कि किस तरह से हम डेंसिटी को मेज़र करते हैं, कवरेज को मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं या बायोमास को देखते हैं या फिर डाइवर्सिटी को मेज़र करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, ये शुरू से ही पढ़ते आए हैं। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं जो कि प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में, उसको आप क्या बोलते हो, डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पर बताया भी है कि D इज इक्वल टू NI अपॉन A, जिसमें कि NI हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पीसीज I के लिए हैं और A क्या है, एरिया दैट इज सैम्पल्ड। इसी तरह से हमारे पास डेंसिटी के बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो जो भी हमारी रिलेटिव डेंसिटी है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ स्पीसीज I DI डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द डेंसिटीज ऑफ द ऑल अदर स्पीसीज सैम्पल्ड। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास A, B, C, D इंडिविजुअल आ रहे हैं और इनका टोटल कितना है, 100, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ B इंडिविजुअल को काउंट करना। तो हम क्या करेंगे, मान लो जैसे ये 25 है, ये 25 है, 25 है, 25 है, तो रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टोटल आ रहा है, टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया कितना आ रहा है, टोटल आया हमारा ABCD का 100 और सिर्फ B का फाइंड आउट करना है, तो B का कितना आया, 25। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जो है उसमें होपफुली आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्या होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कवरेज। कवरेज का मतलब क्या होता है, पोर्शन और प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राउंड दैट इज ऑक्यूपाइड और एरिया कवर्ड बाय द प्लांट और स्पीसीज। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ये प्लांट कितना एरिया जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कवरेज बोलते हैं। तो कवरेज होता है CI दैट इज इक्वल टू AI डिवाइडेड बाय A, जिसमें कि AI क्या है, एरिया कवर्ड बाय स्पीसीज I, A क्या है, टोटल एरिया। अब रिलेटिव कवरेज क्या होती है, उसी तरह से जैसे मान लो जो भी हमारे पास कवरेज है वो स्पीसीज 1 का आपको देखना है CI के रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ कवरेज ऑफ ऑल अदर स्पीसीज दैट विल बी सैम्पल्ड, कि जो भी पर्टिकुलर एक का निकालना है उसको हम टोटल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर A स्पीसीज का निकालना है, तो जो भी टोटल स्पीसीज की कवरेज होगी उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव कवरेज। इसी तरह से नेक्स्ट आता है
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कोई भी इवेंट बार बार कितनी बार रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन इवेंट अकर, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स दैट कंटेन मैपल ट्री एज अ रेशियो ऑफ ऑल दी क्वाड्रेंट्स, मतलब जैसे यहाँ पर दिया है कि जो एफ आई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई स्पीसीज है, दैट इज इक्वल टू जे आई अपॉन के। तो जे आई का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट विद स्पीसीज आई, कि कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें कि स्पीसीज आई जो है वो प्रेजेंट है। और के का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। जैसे मान लो ए स्पीसीज जो है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 क्वाड्रेंट्स में है, लेकिन टोटल क्वाड्रेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो आप क्या करोगे, आप करेंगे कि 2 में है और टोटल क्वाड्रेंट्स कितने हैं, 3, तो ये आपके पास क्या निकल जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को टोटल के कंपैरिजन में काउंट करना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज आई रिलेटिव टू द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल अदर। तो जो भी आप फ्रीक्वेंसी आई स्पीसीज का निकाल लेंगे और सम टोटल ऑफ जितनी भी स्पीसीज होंगी उनका जो टोटल आता है उसको आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है बायोमास। तो बायोमास तो आप सब बच्चों को पता है कि बायोमास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो बायोमास को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया यूज़ करते हैं। सो बायोमास समीशन W अपॉन A। तो अब ये बायोमास समीशन W अपॉन A का क्या मतलब है, जैसे जो भी हमारे पास इंडिविजुअल है उनका बायोमास कैसे मेज़र करेंगे, तो फॉर्मूला आता है W अपॉन A। सो इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट मेजरमेंट मेथड देन डेंसिटी और द फ्रीक्वेंसी। तो बायोमास जो है वो बेटर ऑप्शन है डेंसिटी मेजरमेंट के लिए एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन मेजरमेंट के लिए एज कम्पेयर टू डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मेथड्स। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन हार्ड टू डिटर्मिन, photosynthesis and carbon fixation, energy and nutrient transfer are more dependent upon biomass than total number of individual. तो biomass is the best method for the calculation of the population or the population measurement. इसी तरह से biomass measurement methods कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है फ्रेश या फिर वेट वेट बेसिस होते हैं। ऑब्वियसली फ्रेश वेट और वेट वेट में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बायोमास को काउंट करते हैं। ड्राई वेट में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बायोमास होगा उसमें से वाटर कंटेंट जो है उनको रिलीज आउट करवा देते हैं ओवन में रख के। और तीसरा आता है एश फ्री वेट, इसमें क्या करते हैं, यूज व्हेन इनऑर्गेनिक कंटेंट वेरी ग्रेटली, सो इट ऑक्सीडाइज एट 500 डिग्री सेल्सियस अंटिल ओनली इनऑर्गेनिक एश रिमेन्स। तो आप फ्रेश वेट बेसिस पर या ड्राई वेट बेसिस पर या एश फ्री वेट पर आप बायोमास को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्सिटी। जैसा कि आप सबको पता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। जैसे मान लो कोई इकोसिस्टम है और उसमें A, B, C, D, E, F तरह की स्पीसीज़ हैं, तो ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी। द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और द रिचनेस ऑफ द स्पीसीज इन अ स्पेसिफिक एरिया, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज का रिचनेस कितना है। और सेकंड आता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या होगा कि किसी इंडिविजुअल के मेंबर कितने आ रहे हैं। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है जैसे मान लो A, B, C, D, ये तो होगी स्पीशीज रिचनेस। अबंडेंस का मतलब ये होगा कि मान लो जैसे A इंडिविजुअल के 50 या B इंडिविजुअल के 40, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव अबंडेंस। अब सैम्पलिंग अलोंग ट्रांसेक्ट। अब सैंपल टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लाइन ट्रांजेक्ट में कि हम कोई भी जैसे एनवायरमेंटल ग्रेडियंट उसको काउंट करते हैं। ऑब्वियसली कोई माउंटेन है तो हम हाई टू लो चलेंगे या लो टू हाई चलेंगे, और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक लाइन जो है उसको प्लॉट करते हैं।
लाइन को प्लॉट करने के साथ साथ जो भी इंडिविजुअल इसको टच करते हैं उन इंडिविजुअल को हम क्या कर देते हैं, नोट डाउन। इसको लाइन ट्रांजेक्ट मेथड बोलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है? ये स्पीशीज रिचनेस को मेज़र करता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना है। फॉर्मूला होता है इसका, इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्मूला है कैपिटल D इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन समीशन ऑफ स्मॉल n माइनस 1। अब इसमें मतलब समझिए आप, D का मतलब होगा डाइवर्सिटी, कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट, टोटल नंबर, और N का मतलब, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। तो कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज और स्मॉल n का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सो इफ D इज़ हाई, अगर मान लो द वैल्यू ऑफ D या सिम्पसन इंडेक्स की वैल्यू D आ रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज़ स्टेबल फ्रॉम द एंशिएंट साइट। और अगर कोई वैल्यू D की सिम्पसन इंडेक्स की कम आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है वहाँ पे पॉल्यूशन है उस जगह पे, या कोई रिसेंट कॉलोनाइजेशन हुई है, कोई लैंड या कोई रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, या कोई एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट हो रहा है। तो सिम्पसन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स जो है, इसका क्वेश्चन CSIR नेट में भी आता है, तो फॉर्मूला को ध्यान से देखना है आपने। तो होपफुली यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन मेजरमेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हमने इस स्लाइड में क्या किया है, स्टडी किया है कि कौन कौन से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या सैम्पलिंग बेस्ड मेथड जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता दूं कि डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्टली काउंट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल नहीं हमें दिखता, हम सिर्फ उसके साइन या सिम्टम्स उसी को देख रहे होते हैं। और सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड जो कि अगेन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ ही ऑब्जर्वेशन मानी जा सकती है, तो होल पॉपुलेशन नहीं बल्कि पॉपुलेशन के छोटे से सैंपल जो है उसको हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। सो जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो, आप इसको इंक्वायरी सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।